जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम हड़प्पा के सभी महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम हड़प्पा के कालक्रम, नामकरण, इसके विस्तार एवं प्रमुख स्थलों तथा वहां से प्राप्त प्रमुख साक्ष्यों इत्यादि को देखेंगे, जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सभ्यता का पहली बार उल्लेख चार्ल्स मेसन द्वारा अपनी पुस्तक नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड पंजाब में किया गया। इसके बाद 1856 में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान बर्टन बंधुओं द्वारा हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी गई। इसके उपरांत 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इस सभ्यता का सर्वेक्षण किया गया। भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की तथा राखाल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। जिस समय दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की तथा राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया, उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल थे। बात करते हैं सिंधु सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ एवं इसके निर्माता कौन थे। तो सिंधु सभ्यता के उदय को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। इतिहासकारों में इस सभ्यता के उदय को लेकर सामान्यतः दो मत हैं, विदेशी उद्भव का मत और स्वदेशी उद्भव का मत। विदेशी उद्भव के मत को मानने वाले इतिहासकारों में मार्शल, व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, क्रेमर एवं डीडी कौशाम्बी प्रमुख है। इन लोगों का मानना है कि सिंधु सभ्यता का उद्भव मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुआ है तथा वहां से इस सभ्यता के तत्व मिस्र होते हुए यहाँ पहुंचे। परंतु यदि मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता की बारीकी से तुलना की जाए तो पर्याप्त अंतर दिखाई पड़ता है। जहां सिंधु सभ्यता में नगर जाल की तरह बुने हुए थे तथा यहाँ के मकानों में अधिकांशतः पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, इसके विपरीत मेसोपोटामिया के नगर बेतरतीब बने थे। उनमें ज्यादातर कच्ची ईंटों का ही प्रयोग हुआ है। अतः कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के उद्भव में मेसोपोटामिया के लोगों का कोई योगदान नहीं है। स्वदेशी मत का उद्भव। इस मत को मानने वालों में फेयर सर्विस, अमलानंद घोष, एस राव एवं डीपी अग्रवाल प्रमुख हैं। इन विद्वानों का मानना है कि सिंधु सभ्यता का उद्भव ईरानी, बलूच और सिंधु संस्कृतियों जैसे आमरी, कोटदीजी तथा भारत की स्थानीय संस्कृतियों से हुआ। यह मत सर्वथा मान्य है क्योंकि सिंधु सभ्यता का उदय सिंधु नदी तंत्र के आसपास के क्षेत्रों में ही हुआ। बात करते हैं इसके निर्माता के बारे में। सिंधु सभ्यता में प्राप्त प्रजातियों के अवशेषों के साक्ष्यों के आधार पर इसके निर्माता निम्नलिखित जातियों को माना जाता है। पहला, प्रोटो ऑस्ट्रोलायड। यह सिंध क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति थी। वर्तमान में यह मध्य भारत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के रूप में विद्यमान है। दूसरा, मंगोलायड। इस जाति के लोग सिक्किम, असम, भारत म्यांमार का सीमांत क्षेत्र, चटगांव की पहाड़ी एवं विशेषकर उप हिमालयी प्रदेश में पाए जाते हैं। तीसरा, अल्पाइन। इस प्रजाति के लोग विशेषकर सिंधु प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु प्रदेश में पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय या मेडिटेरियन सिंधु सभ्यता का निर्माता इस प्रजाति को ही माना जाता है। इस समय यह प्रजाति दक्षिण भारत में पाई जाती है। बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के नामकरण के बारे में। इस सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है, जैसे हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता ही है, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थल से ही इस सभ्यता का उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास अधिक खोजे गए, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता। इस सभ्यता के लोगों के द्वारा पहली बार तांबे में टिन मिलाकर कांसे के उपकरणों को बनाया गया, अतः इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता। इस सभ्यता का विस्तार सिंधु नदी से लेकर सरस्वती नदी तक था। वर्तमान में यह नदी विलुप्त हो गई है, जो कि गंगा की सहायक नदी थी। इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके अन्य कुछ नाम हैं, जैसे प्रथम नगरीय क्रांति, क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता के समय हुआ। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण।
इस सभ्यता का काल निर्धारण करना एक जटिल कार्य है, परंतु रेडियो कार्बन विधि के आधार पर इस सभ्यता का काल निर्धारण 3500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व किया गया है। इस काल को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला पूर्व हड़प्पाई चरण, जिसका काल लगभग 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व था। दूसरा परिपक्व हड़प्पाई चरण, लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। तीसरा उत्तर हड़प्पाई चरण, जिसका काल लगभग 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। रेडियो कार्बन विधि के आधार पर लगभग 50,000 सालों तक के जीवाश्मों की आयु आसानी से ज्ञात की जा सकती है, परंतु इससे पुराने वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में। इस सभ्यता का विस्तार 3 देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं प्राप्त होते हैं। इस सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा था, जो कि जम्मू में अखनूर जिले में चिनाब नदी के तट पर स्थित था। इस सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद था, जो कि महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सुतका गेंडोर था, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दाश्क नदी के किनारे स्थित था। इस सभ्यता का विस्तार त्रिकोणमितीय आकार में हुआ था। इस सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण में 1400 किलोमीटर था तथा पश्चिम से पूरब तक 1600 किलोमीटर था। इस सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंडन नदी के किनारे स्थित था। तो आइए हम सिंधु सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थलों को मैप पर देखते हैं, जहां से परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सा स्थल किस जगह से प्राप्त हुआ है। बात करें अगर अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में 2 स्थल प्रमुख हैं, पहला शोरतुगई और दूसरा मुंडीगाक। इसी प्रकार पाकिस्तान में हड़प्पा, जो कि रावी नदी के तट पर स्थित था, मोहनजोदड़ो, जो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। तीसरा चन्हूदड़ो, जो कि सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित था। चौथा कोट दीजी, यह स्थल भी सिंधु नदी के तट पर स्थित था। पांचवा आमरी, यह भी सिंधु नदी के तट पर स्थित था। छठा अल्लाह दीनो, यह एक बंदरगाह नगर था। ऐसे ही पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सुतका गेंडोर, जो कि दाश्क नदी के किनारे स्थित था। इसी प्रकार सुतका कोह, जो कि सादी कौर नदी के किनारे स्थित था। यहाँ से प्राप्त अन्य स्थलों में बालाकोट एवं डाबरकोट प्रमुख हैं। बात करें अगर हम भारत से प्राप्त प्रमुख स्थलों के बारे में, तो इसको मैप में ऊपर से नीचे की तरफ क्रम से देखते हैं, जिससे याद करने में आसानी रहे। जैसे जम्मू कश्मीर में प्राप्त स्थल मांडा, जो कि चेनाब नदी के किनारे स्थित था। बात करें पंजाब राज्य से प्राप्त स्थलों के बारे में, तो यहाँ से रोपड़, जो कि सतलज नदी के किनारे स्थित था। यहाँ से प्राप्त अन्य स्थलों में डेरम जरा एवं कोट लहिंगन खान प्रमुख हैं। इसी तरीके से हरियाणा से प्राप्त प्रमुख स्थलों में बनावली, जो कि हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। राखीगढ़ी जींद में घग्गर नदी के किनारे स्थित था। मिताथल एवं बनावली भी इसी राज्य से संबंधित है। आगे बात करते हैं राजस्थान से। राजस्थान से एक ही प्रमुख स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। यह स्थल इस काल का महत्वपूर्ण स्थल है। आगे बात करें गुजरात राज्य से प्राप्त प्रमुख स्थलों के बारे में, तो इस राज्य से धौलावीरा, सुरकोटदा, कुंतासी, लोथल इत्यादि प्रमुख हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र राज्य में एक स्थल दैमाबाद प्रमुख है, जो कि सबसे दक्षिणतम स्थल है। दैमाबाद, जो कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश की, जहां से इस काल के साक्ष्य
प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में इस काल से संबंधित स्थल हुलास एवं आलमगीरपुर हैं। हड़प्पा कालीन नगरों को 3 कालखंडों प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और हड़प्पोत्तर स्थल में बांटा जाता है। प्राक हड़प्पा स्थल वे स्थल हैं जो हड़प्पा के पूर्व भी विद्यमान थे। इन स्थलों में अफगानिस्तान में स्थित मुंडीगाक एवं देह मोरासी घुंडई तथा पाकिस्तान में किले गुल मोहम्मद, अंजीरा, पेरियानो घुंडई, मेहरगढ़, आमरी, कोटदीजी, हड़प्पा, सरायखोला, जलीलपुर इत्यादि हैं। हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, सुतका गेंडोर, डाबरकोट, बालाकोट एवं आलमगीरपुर इत्यादि हैं। हड़प्पोत्तर स्थल रोजदी और रंगपुर। बात करते हैं तीनों काल के स्थल के बारे में, जहां से तीनों कालों के अर्थात प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन और हड़प्पोत्तर काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सुरकोतदा, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं मांडा। साथियों, परीक्षा में कई बार यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं कि कौन सा स्थल किस काल से संबंधित था, तो परीक्षा की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं हड़प्पा कालीन प्रमुख नगरों के बारे में तथा वहां से प्राप्त प्रमुख साक्ष्यों के बारे में। हड़प्पा का पुरास्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिले में, जो कि आधुनिक साहिवाल के नाम से जाना जाता है, में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा इस स्थल का उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। मैप में देखें तो ये स्थल वर्तमान समय में पाकिस्तान में यहाँ पर स्थित था, जो कि रावी नदी के तट पर था। हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है और पहला सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। यहाँ से अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे, श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले हैं। बात करते हैं मोहनजोदड़ो। यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर था। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है प्रेतों का टीला। इसे सिंधु का बाग भी कहा जाता है। साथियों, इसे याद रखिएगा क्योंकि यह परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि हड़प्पा कालीन नगरों में किस नगर को सिंधु का बाग के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टीले पर कुषाण काल का एक स्तूप बना हुआ है। मोहनजोदड़ो से ही इस काल की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहीं से अन्य स्थलों में विशालतम स्नानागार, सभा भवन एवं पुरोहित आवास के साक्ष्य। यहाँ से भी परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि विशालतम स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार पुरोहित आवास एवं अन्नागार के भी बारे में प्रश्न पूछा गया है। बात करते हैं मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां किसने कहा था, तो इसे कहा था पिग्गट महोदय ने। यहीं से कांसे की नर्तकी की मूर्ति का अवशेष भी प्राप्त हुआ है। अगला नगर देखते हैं लोथल। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज 1954 ईस्वी में S.R. राव ने की। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित था। लोथल से ही गोदीवाड़ा अर्थात जलयानों के ठहरने का स्थान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह नगर एक बंदरगाह नगर था। यहीं से अग्निकुंड, मनके बनाने का कारखाना, 3 युग्मित समाधियां एवं प्रशासनिक भवन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला प्रमुख पुरातात्विक स्थल चन्हूदड़ो। यह स्थल पाकिस्तान में स्थित है। यह स्थल सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित था। इसकी खोज 1931 में M.G. मजूमदार द्वारा की गई। चन्हूदड़ो में सिंधु सभ्यता के बाद झूकर संस्कृति एवं झांगर संस्कृति विकसित हुई। बात करें यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों के बारे में, तो यहाँ पर एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर 3 घड़ियाल तथा 2 मछलियों का अंकन है। यहीं से वक्राकार ईंटों का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लिपस्टिक, काजल, कंघा, उस्तरा के भी साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं।
यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियों का प्रयोग जल निकासी के लिए किया गया है। लोथल की भांति यहाँ से भी मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। कालीबंगा, यह स्थल वर्तमान समय में राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है, जिसकी खोज 1921 ईस्वी में अमलानंद घोष द्वारा की गई। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों में अग्निकुंड या वेदिका, अलंकृत ईंट तथा एक युगल सावधान का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ से अंडाकार कब्रें भी प्राप्त हुई हैं, जिससे एक बच्चे की खोपड़ी में छिद्र किए जाने का प्रमाण मिलता है। इसे शल्य क्रिया का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है। कालीबंगा के मकान कच्ची ईंटों के बने हुए थे। कालीबंगा में कोई स्पष्ट घरेलू या शहरी जल निकास प्रणाली नहीं था, अर्थात कालीबंगा में जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। कालीबंगा से ही भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला पुरास्थल बनावली। यह स्थल वर्तमान समय में हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। इसकी खोज 1974 ईस्वी में R.S. बिष्ट ने की थी। यहाँ से मिट्टी का बना हल तथा जौ का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ से भी अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला पुरास्थल धौलावीरा। यह नगर गुजरात के कच्छ में स्थित है। इसकी खोज सन 1967-68 ईस्वी में A.P. जोशी ने की। धौला का अर्थ होता है सफेद तथा बीरा का कुआं। यहाँ के एक टीले पर एक पुराना कुआं है, जिसके कारण इसका नाम धौलावीरा पड़ा। इस स्थल की विशेष बात यह थी कि यह नगर आयताकार बना हुआ था तथा यह नगर 3 भागों उच्च नगर, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित था। अर्थात यह नगर कुछ इस प्रकार डिवाइड रहा होगा, जैसे कि सबसे ऊपरी भाग उच्च नगर, निचला भाग उससे नीचे का भाग मध्य नगर तथा सबसे नीचे का भाग निचला नगर में विभाजित रहा होगा। संभवतः यह माना जाता है कि उच्च नगर में उच्च कुल के लोग रहा करते होंगे। इसके नीचे निचले भाग में मध्यम वर्ग के लोग रहा करते होंगे। इसी प्रकार सबसे निचले भाग में सबसे निचले स्तर के लोग निवास करते रहे होंगे। यहाँ से प्राप्त प्रमुख साक्ष्यों में घोड़े का अवशेष, पशु की छोटी कांस्य आकृति, नेवले की पत्थर मूर्ति, स्टेडियम एवं कब्रिस्तान प्रमुख है। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है, घोड़े का अवशेष कहाँ प्राप्त होता है? परीक्षा की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार स्टेडियम एवं कब्रिस्तान से भी कई बार प्रश्न बन चुके हैं और आगे भी बनने की संभावना रहेगी। बात करते हैं अगले नगर सुरकोटदा की। यह नगर वर्तमान समय में गुजरात राज्य में स्थित है। इस नगर की विशेषता थी कि यह एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। इससे पहले जहां धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था, वहीं सुरकोटदा एकमात्र ऐसा स्थल है जो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। सुरकोटदा से ही घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला पुरास्थल नौसारा। यह स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से स्त्रियों की मिट्टी की कुछ ऐसी मूर्तियां पाई गई हैं जिनकी मांग में अब भी सिंदूर भरा हुआ है। सुतका गेंडोर। यह नगर दक्षिण बलूचिस्तान में दास्क नदी के तट पर स्थित था। यह इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। यह एक बंदरगाह नगर था। सुतका कोह दक्षिणी बलूचिस्तान में सादी कौर नदी के तट पर स्थित था। बालाकोट यह एक बंदरगाह नगर था। यहाँ से सीप उद्योग का साक्ष्य प्राप्त होता है। बात करते हैं सैंधव सभ्यता के सामाजिक संगठन के बारे में। तो सैंधव समाज 3 वर्गों में विभाजित था। पहला विशिष्ट वर्ग जो नगर दुर्ग से जुड़ा था, दूसरा खुशहाल मध्यम वर्ग और तीसरा अपेक्षाकृत कुछ कमजोर वर्ग जो नगर के निचले हिस्से में रहता था। कुछ ऐसे भी लोग थे जैसे शिल्पकार एवं श्रमिक जो नगर के बाहर की बस्तियों में भी रहते थे। कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि पुरोहित लोग दुर्ग के ऊपरी भाग में रहते थे और निचली भाग में स्थित अग्निवेदों पर धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करते थे।
इस बात की संभावना व्यक्त की गई है कि दुर्ग में निवास करने वाले लोग पुरोहित वर्ग के थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के कतिपय मकानों की रूपरेखा के आधार पर विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि इस सभ्यता में दास प्रथा का भी प्रचलन था। इस काल से प्राप्त मृण मूर्तियों से यह अनुमान लगाया जाता है कि इस काल की नारी की दशा पुरुषों की अपेक्षा अधिक सम्मानजनक थी, परंतु लोथल से 3 युगल सावधान एवं कालीबंगा से 1 युगल सावधान मिलने से विद्वानों ने यहाँ सती प्रथा के प्रचलन का अनुमान लगाया है। सिंधु घाटी के निवासी खाने पीने, वस्त्र एवं आभूषण के शौकीन थे। वे शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों थे। हाथी दांत तथा सींग का उपयोग अलंकरण तथा चूड़ियां बनाने के लिए किया जाता था। दर्पण अर्थात शीशे तांबे के बने थे, जबकि कंघियां और सुइयां हाथी दांत की बनी हुई थी। हड़प्पा से एक श्रृंगारदान तथा चन्हूदड़ों से लिपस्टिक, अंजनशालिका अर्थात काजल लगाने की सुई का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नौसारों से स्त्रियों की मांग में सिंदूर लगाए जाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो आज भी हिंदू धर्म में स्त्रियों के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इस काल में गरीब लोग सींग, सीप एवं मिट्टी के बने हुए आभूषण पहनते थे। इस काल के लोगों के मनोरंजन का प्रमुख साधन पासे का खेल, शिकार एवं नृत्य था। बात करें इस काल के आर्थिक जीवन की, तो इस काल में आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार कृषि, पशुपालन और शिल्प तथा व्यापार था। इस काल के लोगों को कुल 9 फसलें ज्ञात थीं, जिनमें गेहूं की 3 किस्में, जौ की 2 किस्में, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल थीं। बनावली से बढ़िया किस्म के जौ का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लोथल से चावल के एवं रंगपुर से धान की भूसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस सभ्यता की परिपक्वता के चरण में कम से कम 2000 वर्ष पहले मेहरगढ़ पुरा स्थल से कपास का साक्ष्य पाया गया है। यह संसार भर में कपास के अस्तित्व का प्राचीनतम साक्ष्य है। कपास सिंध लोगों की मूल पसंद थी, इसी कारण यूनानी सिंध क्षेत्र को सिंडन कहने लगे, जो सिंधु सभ्यता से निकला है। इस काल के लोगों को गन्ने का ज्ञान नहीं था। रोजदी से ज्वार एवं रागी तथा सौराष्ट्र में बालाकोट से बाजरे का साक्ष्य प्राप्त होता है। यहीं से कुछ परवर्ती काल में ज्वार के प्रमाण मिलते हैं, जिन्हें संभवतः हड़प्पा से लेकर यहाँ प्रचलित किया गया होगा। लोथल से आटा पीसने की पत्थर की चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। बात करें इस काल के पशुपालन के बारे में, तो इस काल के लोग बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, कुत्ते, बिल्ली, गधे, ऊंट, हाथी, गैंडे, बाढ़, हिरण, मोर, खच्चर आदि से परिचित थे, पर उन्हें कुबड़ वाला सांड अधिक प्रिय था। इस काल में शेर एवं गाय का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। सामान्यतया हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता, परंतु गुजरात के सुरकोटदा से घोड़े के अस्थिपंजर, बलूचिस्तान के राना घुंडई से घोड़े के दांत प्राप्त हुए हैं, जिससे यह कहा जा सकता है कि इस काल के लोग घोड़े से परिचित रहे होंगे। बात करते हैं सिंधु सभ्यता की कला के बारे में। इस काल में मोहनजोदड़ो से कांसे का बना भैंसा, भेड़ा की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ऐसी ही चन्हूदड़ो से बैलगाड़ी एवं इक्का गाड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से तांबे की वृषभ की मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लोथल से तांबे की बनी कुत्ते की मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दैमाबाद से एक कांसे का रथ प्राप्त हुआ है, जिसमें 2 बैलों की जोड़ी जुती हुई है और इसे एक नग्न मानव आकृति चला रहा है। मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। पशुओं की मृण मूर्ति में बैल, भैंस, भेड़ा, बकरा, कुत्ता, हाथी, बाघ, गैंडा, भालू, सुअर, खरगोश, बंदर आदि की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इस काल में गाय का साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। इस काल में मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर विशेष प्रसिद्ध है। इस मुहर में एक त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया है। उसके दाहिनी ओर एक हाथी तथा एक बाघ और बाईं ओर एक गैंडा तथा एक भैंसा खड़ा है। चौकी के नीचे 2 हिरण खड़े हैं। मार्शल ने इसे शिव का आदि रूप कहा है। लोथल और मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर नाव का चित्र अंकन है, अर्थात
मोहर पर नाव के चित्र का अंकन का साक्ष्य लोथल और मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। सिंधु सभ्यता की लिपि चित्राक्षर या पिक्टोग्राफ थी। यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं ओर से बाईं ओर, फिर इसके बाद दूसरी पंक्ति बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी। इसको बूस्ट्रोफेडन या गोमूत्रिका पद्धति कहा गया। अभी तक यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। बात करते हैं इस काल में व्यापार और वाणिज्य के बारे में। सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार और वाणिज्य का बहुत ही महत्व था। इस काल में व्यापार आंतरिक क्षेत्रों एवं बाह्य क्षेत्रों दोनों रूप में होता था। उद्योग धंधों एवं शिल्प कार्यों के लिए कच्चा माल गुजरात, सिंध, राजस्थान, दक्षिण भारत, बलूचिस्तान आदि के आंतरिक क्षेत्रों के अतिरिक्त अफगानिस्तान, तुर्कमेनिया, ईरान तथा मेसोपोटामिया आदि से मंगाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। सूत की कताई और सूती वस्त्रों की बुनाई के उद्योग अत्यंत विकसित थे। मोहनजोदड़ो से तांबे के दो उपकरण में लिपटा हुआ सूती कपड़ा एवं सूती धागे प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार कालीबंगा से सूती वस्त्र में लिपटा हुआ एक उस्तरा प्राप्त हुआ है। इस काल में तांबा खेतड़ी जो कि राजस्थान की खानों से तथा बलूचिस्तान से मंगाया जाता था। खेतड़ी क्षेत्र में स्थित गणेश्वर से बाड़ों का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। इस काल में टिन अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। लाजवर्द मणि एवं चांदी भी अफगानिस्तान से आयात की जाती थी। अफगानिस्तान का बदख्शां क्षेत्र लाजवर्द मणि के लिए प्रसिद्ध था। इस काल के लोगों का धार्मिक जीवन। सिंधु धर्म के विषय में लिखित साक्ष्यों का पूर्णतः अभाव है। केवल पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर इसके स्वरूप का अनुमान लगाया जाता है। यहाँ से प्राप्त प्रत्येक साक्ष्यों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि इस काल में प्रत्येक धर्म के दो पक्ष होते थे। पहला क्रिया पक्ष एवं दूसरा सिद्धांत पक्ष। धर्म की क्रिया पक्ष में धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान तथा धार्मिक विश्वास आते थे। सिद्धांत पक्ष में उस धर्म की दार्शनिक मान्यताओं का समावेश होता है। प्राथमिक साक्ष्य धर्म के केवल क्रिया पक्ष पर ही प्रकाश डालते हैं, उनसे सैद्धांतिक पक्षों पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है। सैंधव सभ्यता में मातृशक्ति की पूजा सर्वप्रधान थी। हड़प्पा से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है और इसका निकट संबंध पौधों के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। मोहनजोदड़ो से संश्लिष्ट पशु आकृति का मोहर प्राप्त हुआ है, जिसमें पशु के 3 सिर, जिनमें से ऊपर के 2 सिर बकरे के और नीचे का तीसरा सिर भैंसे का है। इस काल में कलश सावधान के प्रमाण मोहनजोदड़ो एवं सुरकोटदा से प्राप्त होते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न कारण बताए हैं, जैसे बाढ़, आर्यों का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, भूतात्विक परिवर्तन, महामारी इत्यादि। बात करते हैं बाढ़ के विषय में तो मार्शल मैके तथा SR राव जैसे कई विद्वान ने इस सभ्यता का कारण बाढ़ माना है। इसी प्रकार व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, मैके, पिगट आदि विद्वानों ने इस सभ्यता के पतन का कारण आर्यों का आक्रमण माना है। RL स्टाइन, अमलानंद घोष आदि विद्वानों के अनुसार जंगलों की अत्यधिक कटाई के कारण जलवायु में परिवर्तन आया, जिससे यह सभ्यता स्वतः लुप्त हो गई। इन विद्वानों ने इस सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन माना है। अमेरिकी इतिहासकार KUR कनेडी का विचार है कि मलेरिया जैसी किसी महामारी से संभवतः यह जनसंख्या नष्ट हो गई होगी। निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है उपयुक्त सभी कारणों ने मिलकर सिंधु सभ्यता का पतन किया होगा। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी। वह वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो का PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जिसको डाउनलोड करना होगा वो वहां से जाके डाउनलोड कर सकता है। धन्यवाद।